गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास अपन ने पीरियोडिक टेबल के कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली थी। आज हिस्ट्री से कुछ और आगे बढ़ते हैं। हाँ, मानता हूँ कि थोड़ा टॉपिक पूरा हिस्ट्री का चल रहा है तो थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, है ना। डोंट वरी, आगे का जो टॉपिक है अपना और इंटरेस्टिंग है बेटा। तो आज के भी अपन क्या करेंगे, नोट्स को मैं लिखवाऊंगा, नहीं सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा, है ना। जहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होगा तो हिस्ट्री को वहाँ पर ऐड कर लेना, या फिर जहाँ आप शुरुआत में ऐड करना चाहो तो शुरुआत में ऐड कर लेना, आपकी इच्छा है। तो आज की क्लास में बेटा आपको करना क्या है कि आपको एक फ्लैशबुक, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको कहा था कि फ्लैशबुक डालना है, और जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको क्या करना है, कलेक्ट करके उसके अंदर लिखते चलना बेटा, ठीक है ना। कुछ हिस्ट्री का पोर्शन उस दिन हो गया था और कुछ आज हिस्ट्री का पोर्शन हो जाएगा अपने बेटा, है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से सुनना बातों की, क्या बात कही जा रही है, और जो इन्फॉर्मेशन अब मैं आपको बताता चलो, उन इन्फॉर्मेशन को करना क्या बेटा, आपको लिखते रहना है, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट क्लास अपन ने क्या क्या बात कही थी कि सर अपन ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, तत्वों के वर्गीकरण में सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे बेटा वो लुईजर आया था। लुईजर ने क्या किया था, धातु और अधातु के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण कर दिया था, है ना। और धातु और अधातु के आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण किया था, बट वो आगे जाकर समय पर क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। और फेल कब हुआ, जब प्रकृति के अंदर उपधातुओं को खोजा जा गया। जब प्रकृति के अंदर उपधातुओं को खोज लिया गया तो लुईजर की जो क्लासिफिकेशन की थ्योरी थी बेटा वो क्या हो गई, फेल हो गई समय के साथ में। इसके बाद आया था डोबेराइनर का त्रिक नियम। अब डोबेराइनर के त्रिक नियम में क्या कहा गया था कि सर पहले तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भारों का औसत योग मध्यम तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। ये बातें बताई गई थी, है ना। लेकिन समय के साथ ये भी फेल हो गया। इसका रिजल्ट सबसे बड़ा क्या था कि सर इसके ट्रेड जो थे वो 3 ट्रेड ही दे पाया था, बाकी के जो ट्रेड थे उसके सारे के सारे क्या थे बेटा, फेल हो गए थे। और लगभग बराबर की बात कही थी, और लगभग बराबर के साथ में इतने कुछ रिजम्बल वाली बात नहीं आ रही थी, ना मजे वाली बात थी बेटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से कुछ नहीं था बेटा, बिल्कुल इसको तो क्या करना है, सुनना है बस, और कुछ नहीं है ना। अब रट्टा मान नहीं बैठना है कि सर ये इतना इंपॉर्टेंट वाला काम नहीं है अपने ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो क्लास होगी, जहाँ पर वो लास्ट क्लास होगी, जहाँ से अपने हर एक चीज़ बताते रहेंगे। और पीरियोडिक टेबल एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा कि जहाँ पर आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री को खत्म करवाता है। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पता तो मान के चलिए कि सर आप बाकी वाले चैप्टर भी आप नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रेस लगा के कह रहा हूँ, जितना समय देना है दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल खत्म होनी चाहिए। अब जितना समय दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि पूरा साल निकल जाए और एक चैप्टर को लेकर बैठ जाओगे सर पीरियोडिक टेबल, है ना। 11th और 12th दोनों की दोनों बेस है किसके ऊपर, पीरियोडिक टेबल के ऊपर। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। डोबेराइनर के क्लासिफिकेशन के बाद कौन आया था, बिल्कुल संगीत प्रेमी आया था, जिसका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया था, तत्वों का वर्गीकरण किया था किसके आधार पर, सारे गामा पाधा निशा के आधार पर, है ना। जो सारे गामा पाधा निशा के आधार पर जो वर्गीकरण किया था, उस वर्गीकरण के बेस पे उसने कहा था कि पहले तत्व का गुणधर्म, पहले तत्व का रासायनिक व भौतिक गुणधर्म, उसके बाद के 8 तत्व के गुणधर्म से समान होंगे या उसके लगभग बराबर होंगे। ये बातें बताई थी। लेकिन ये भाई साहब भी कहाँ तक पास हुए थे, कैल्शियम तक पास हुए थे। उसके बाद ये भी क्या हो गए बेटा, खत्म हो गए, है ना। भाई समय के साथ इसका भी खत्म होना ही था, तो सर ये भी कैल्शियम तक ही लागू हो, उसके बाद ये भी क्या हो गए, खत्म हो गए थे, ठीक है बेटा। चलो, और उसके बाद जो आया था वो कौन था, लोथरमेयर का वर्गीकरण। और लोथरमेयर का वर्गीकरण आज भी इस समय सटीक बैठता है, लेकिन आज हम उसको नहीं पढ़ते। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था बेटा, हाँ, वो टेक्निकल हिसाब से क्या बेटा, यूज़फुल नहीं है, वो इतना कठिन है कि हम याद नहीं रख पाएंगे। जब हम याद नहीं रख पाएंगे तो हमारे किस काम का, ठीक है वाला। इतना अपन लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। अब आगे अपन देखते हैं बेटा कि सर और क्या क्या जानकारी है, उससे रिलेट करके देखते हैं कि सर कौन सा अपने क्लासिफिकेशन आया था। इसके बाद जो था बेटा अपने, इसके बाद का जो क्लासिफिकेशन था बेटा अपना कौन सा आया था, बिल्कुल मेंडलीफ आया था बेटा। मेंडलीफ की पीरियोडिक सारणी थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, है ना। मेंडलीफ आया था। अब मेंडलीफ के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ बेटा, इनको आप क्या करो, फ्लैशबुक में लिखना स्टार्ट कर दो। बस आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है ना, पढ़ना है, बस पढ़ना है ना, पढ़ना है, भूल जाना है, बस इतना काम है। लेकिन इसके डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं बेटा, है ना। इतनी जानकारी इससे रिलेटेड करनी है। अब क्या क्या बातें बताई गई थी इसके बारे में लिखना स्टार्ट करता हूँ, है ना। क्या बात बताई थी, पहली बात बेटा कि ये जो था सबसे पहले आवर्त सारणी जो दी थी, आवर्त सारणी सबसे पहले वो किसने दी थी, बिल्कुल इन्होंने ही दी थी, मेंडलीफ ने। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो आधार था बेटा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो आधार था वो क्या था, परमाणु भार था।
तो परमाणु भार के आधार पर दिया था। तो इनका कहने का मतलब है, इन्होंने एक आवर्त नियम दिया था। उसका आवर्त नियम क्या कहते हैं कि परमाणु का भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। पढ़ा छोटी क्लासों के अंदर आप लोगों ने, है ना भाई। हिस्ट्री मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, थोड़ा तो अजीब लगेगा ही, लेकिन क्या करना है कि मैडलिफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो अपन को क्या करना है, थोड़ा सा देख लेना है ना। तो मैडलिफ इंपॉर्टेंट है, बाकी और क्या है। चलो, तो सर बात थी कि सर इन्होंने जो आधार रखा था वो परमाणु भार के आधार पर दिया था। और नेक्स्ट बात अगर देखा जाए तो सर मेंडलीव की आवर्त सारणी अपन को और क्या बताती है, तो सर मेंडलीव की आवर्त सारणी अपन को बताती है कि इसके अंदर जो बेटा ग्रुप थे, इन्होंने क्या किया था, अपने आवर्त सारणी को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया था कि जिसके अंदर 7 ग्रुप आज गए थे। हाँ, अब आप कहोगे सर हमने तो इतना पढ़ा है कि हमारी आवर्त सारणी के अंदर जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी एमपीटी, उसके अंदर तो 8 थे। बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थ्रू आउट नॉलेज दे रहा हूँ, तो ध्यान रखना कि एमपीटी में सबसे पहले एमपीटी के अंदर कितने थे बेटा, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कितने थे, 7 ग्रुप थे, 7 ग्रुप थे, ठीक है ना। और उसके बाद में इन एमपीटी के अंदर अक्रिय गैसों के खोज लेने के बाद, अक्रिय गैस के खोज के बाद क्या गया था बेटा, एक और ग्रुप ऐड किया था जिसको नाम था 8 ग्रुप। उस 8 ग्रुप को या तो आप उत्कृष्ट वर्ग भी कह सकते हो, उन्होंने नाम दिया था शून्य ग्रुप भी कह सकते हो, है ना, शून्य वर्ग भी कह सकते हो, या फिर निष्क्रिय अक्रिय ग्रुप या वर्ग, ये भी आप नाम दे सकते हो, है ना। तो सर इन्होंने कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड किया था। और क्लासिफाइड इन्होंने क्या किया था कि सर जो इनके जो वर्ग थे, कि मान लेते हैं कि सर इनका ये एक वर्ग है, इस वर्ग के अंदर इन्होंने क्या किया था बेटा कि इन वर्ग को इन्होंने 2 भागों के अंदर ऐसे डिवाइड किया था, ए एंड बी। ये जो ए और बी जो था बेटा, ये पूरा का पूरा, ये तो पूरा का पूरा क्या अपने पास पूरा एक वर्ग है, एक वर्ग है, लेकिन इन 2 के अंदर डिवाइड कर दिया जिनका नाम था बेटा क्या, उपवर्ग नाम दिया इनको। क्या नाम दिया था, उपवर्ग नाम दिया था। अब इन एक के अंदर इन्होंने क्या रखा था, एक के अंदर जनरली क्या रखा था बेटा, सामान्य तत्वों को रखा था। किसको रखा था, सामान्य तत्वों को रखा था। जनरली इन सामान्य तत्वों को आज के समय में किस नाम को, किन तत्वों के नाम से जाना जाता है, एस ब्लॉक तत्वों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, एस ब्लॉक तत्वों के नाम से जानते हैं, और साथ ही इसको पी ब्लॉक तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये काम किसने किया था, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में किया गया है, ठीक है। दूसरी बात कि सर बी के अंदर इन्होंने क्या रखा था, संक्रमण। किसको रखा था, संक्रमण तत्वों को रखा था, है ना, जिनको आज के समय में किस नाम से जानते बेटा, डी ब्लॉक तत्वों के नाम से जानते। किस नाम से जानते, डी ब्लॉक तत्वों के नाम से जानते, ठीक है बेटा। तो ये कुछ थ्रू आउट नॉलेज है, इसको आपको ज्ञान रखना है, ठीक है ना। जल्दी से उतारो, आपको अपने जो फेसबुक के अंदर लिखना है तो, है ना, जल्दी जल्दी लिखो, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, आओ सुनो, आगे सुनना बात को, क्या और कहा गया इन्होंने। मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बेटा कुछ और भी डिजाइनिंग बात थी। अब क्या बात कही थी कि सर इनकी आवर्त सारणी में कुछ कलेक्टिव ग्रुप थे, कलेक्टिव वर्ग थे। कलेक्टिव वर्ग की बात करें, कलेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं पता, आप देखिएगा जरा कि सर कुछ ऐसे तत्व थे जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल। आयरन, कोबाल्ट और निकल को क्या कर दिया बेटा, एक साथ रखा। क्या किया था, एक साथ रखा था, जो आज के समय में भी ऐसा ही है। एक वर्ग के अंदर रखा था, ये इनकी बिल्कुल गलती थी, लेकिन एक साथ रखकर ये बोला था कि सर इनके जो गुणधर्म होंगे वो समान है, जो आज के समय में भी क्या बैठते बेटा, सटीक बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, आज के समय में भी क्या वो एकदम समान है, एकदम सही है बेटा। बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं,
है ना। तो आज के समय में भी सही है कि एक साथ रखा था इन तत्वों को और पूरा का पूरा समावेशित किया था इसके अंदर, है ना। तो ये क्या किया था बेटा इन्होंने कि एमपीटी के अंदर कुछ तत्वों को एक साथ रख दिया ताकि उनके गुणधर्म क्या हो जाए, समान हो जाए। और आज के समय में भी देखा जाए तो आयरन का, कोबाल्ट का और निकल का जो कुछ गुणधर्म बेटा वो क्या लगभग समान है। और आज की पीरियोडिक टेबल के अंदर भी उनको क्या किया बेटा, एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया। ठीक है ना। नेक्स्ट बात सुनना सर, उस समय तक कुछ तत्व खोजे गए थे और तत्व के खोजने के बाद कुछ ऐसे तत्व जो अपनी आवर्त सारणी जो थी उनकी मेंडली पीरियोडिक टेबल जो थी उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। रिक्त स्थान छोड़ने के बाद दृढ़ता पूर्वक कहा था कि भविष्य में और आगे क्या खोजे जाएंगे, नए तत्व खोजे जाएंगे। जो बात सटीक थी, जैसे मान लो कि उन्होंने खोज दिया क्या, बोरोन था, ये यहाँ पर बोरोन के नीचे एक खाली स्थान छोड़ दिया। एल्यूमिनियम है पर तो एल्यूमिनियम के यहाँ पर नीचे रिक्त स्थान छोड़ दिया। तो ऐसे एलिमेंट रखने के बाद जहां जहां पर उनको लगा वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया और अपने हिसाब से इनका नाम भी रखा था। कौन कौन से नाम रखे थे, जैसे बात करें बेटा तो इसका नाम रखा था एक्का बोरोन था, है ना। एक्का बोरोन के साथ में और किसको रखा था बेटा, एक्का एल्यूमिनियम रखा था। एक्का एल्यूमिनियम के साथ में और किसको रखा था बालक, एक्का एल्यूमिनियम के साथ में एक्का सिलिकॉन था। और एक्का सिलिकॉन के साथ में क्या था, एक्का मैग्नीज था, है ना। इनको रख दिया बेटा। और एका का जो मतलब होता बेटा, इसका मतलब होता बिलो, बिलो मतलब नीचे का, है ना। आओ सुनो, एल्यूमिनियम के नीचे की बात करें तो इधर देखिएगा जरा सर, अपन क्या पढ़ते हैं कि बैंगन, आलू, गोभी, इन, थैला। यहां आ जाओ, कहे सीताजी, सुनो प्रभु। अब एल्यूमिनियम के नीचे कौन आ रहा है, गैलियम। अब इसके नीचे ये आ रहा है, लेकिन इसके नीचे तो ऑलरेडी एल्यूमिनियम तो डिस्कवर था, तो इसको आप नजरअंदाज करो। एल्यूमिनियम के नीचे कौन आ रहा था, गैलियम आ रहा है। तो गैलियम के इसका नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम का गैलियम है आज के समय में। सिलिकॉन के नीचे कौन आ रहा बेटा, जर्मेनियम आ रहा, तो आज के समय में इसका नाम क्या है, जर्मेनियम। और एक मैग्नीज का रहा बेटा टेक्नेशियम, और बोरोन का हो जाएगा बेटा स्कैंडियम। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार है ना कॉम्पिटिशन के अंदर क्वेश्चन पड़े हैं कि एक्का बोरोन का नाम बताओ। तो एक्का बोरोन क्या है, स्कैंडियम, एक्का एल्यूमिनियम, गैलियम, एक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक्का मैग्नीज, टेक्नीशियम। तो कुछ इस प्रकार से क्लासिफाइड है बेटा, तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बात आ रही समझ में क्या कह रहा हूं। चलो, तो इतना आप उतारो। इतना उतारने के बाद फिर आगे देखते हैं कि सर और इन्होंने क्या क्या बात कही थी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने लिए काम की है। हो गया, आगे सुनो क्या था। सर मेंडलीव्स के समय क्या था कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी वैलेंसी जो थी, उसकी संयोजकता जो थी, और उसके साथ में उसका परमाणु जो भार था बेटा, वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब था। जैसे बात करें एक एग्जांपल के तौर पे क्या था बेटा, एक बेरिलियम। बेरिलियम की अगर मैं बात करूं क्या किसके परमाणु भार की, तो परमाणु भार जो था उस समय कितना था बेटा, 13.5। और इसकी जो संयोजकता थी वो संयोजकता कितनी थी बेटा, 3 मानी जाती थी। मतलब वो कितना था, त्रिवैलेंसी था, त्रिसंयोजी था, ऐसा माना जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, सुधार किया। सुधार करने पर क्या पाया कि सर बेरिलियम की जो संयोजकता है वो त्रिसंयोजी ना होकर कितना संयोजी बेटा, द्विसंयोजी है। और इसका परमाणु जो भार है, परमाणु भार वो कितना बेटा, 4.5 है। कुछ इस प्रकार रखा गया था बेटा, है ना। और जो मैं बता दूं आपको कि सर परमाणु भार ये जो निकाला जाता है, ये जनरली एक्चुअल में है ना कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं कि सर वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, जो आपके काम का नहीं है। मैं आगे जैसे बढ़ते रहेंगे तो वैसे मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि आप ना तो तुल्यांकी भार को जानते हो ना कोई बात। तो अपन एक और चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर, जहाँ पर इसको वापस डिस्कस करके बताऊँगा कि सर ये कैसे किस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, करेक्शन किया था। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर करेक्शन वाला कौन सा था। जनरली बेरिलियम को इन्होंने करेक्शन किया था, जो आज के समय में एकदम सटीक बैठता है और बिल्कुल सही भी है। ठीक है बेटा, तो कुछ इस प्रकार इन्होंने क्या कर दिया था, क्लासिफाइड कर चुके थे। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ में इनकी कुछ क्या थी बेटा, गलतियां भी थी। क्या क्या गलती थी, पहली गलती कि इन्होंने अपने आवर्त सारणी के अंदर हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान नहीं रखा। दूसरी गलती कि उस समय तो जो ज्ञात तत्व थे उसके साथ में बेटा समस्थानिकों का ज्ञान इस आवर्त सारणी के अंदर बिल्कुल नहीं बताता
है ना, आवर्त सारणी का ज्ञान नहीं बताता और कुछ तत्वों को इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग गुणधर्म होने के साथ भी उसको साथ रख दिया। तो कुछ ऐसे थ्रू आउट है जो बेटा गलतियां है, हमें गलतियों को नहीं देखना है, उसकी बाकी क्या देखना है, उसकी इंपोर्टेंस को देखना है, उसकी अचीवमेंट को देखना है, विशेषताओं को देखना है ना। तो सर विशेषताएं मैंने आपको समझा दी है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है बेटा। बाकी जो नोट्स होगा मैं आपको पीडीएफ के तौर पे ये सारे के सारे हिस्ट्री भेज दूंगा, आप बेफिक्र रहिए, उसको आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है। ऐसा नहीं हो कि पीडीएफ भेज दी तो आप लिखोगे नहीं, लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो आपका वो कई काम के नहीं होंगे, है ना। वैसे भी ये टॉपिक इतना मुझे पता है, बस मैं आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इस टॉपिक को चला रहा हूँ। बाकी चैप्टर तो अपना जो रियल स्टार्ट होगा बेटा वो अब इसके क्लासिफिकेशन के बाद स्टार्ट होने वाला है कि सर अब क्लासिफिकेशन हो चुका है, अब कितना है ना। तो और थोड़ी हिस्ट्री बची है आज की, और आपको क्लास एग्जामनी पड़ जाएगी कि सर हिस्ट्री के बारे में और क्या है, कहाँ पर और क्लासिफिकेशन हुआ था। बेटा जो अपन पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी आपने जनरल पढ़ा है कि हेनरी मोजले ने सर आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, बट एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन हेनरी मोजले का हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग अपना सहयोग दिया है, और जो सबसे बड़ा जो सहयोग था बेटा वो कौन था, नील्स बोर था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सर यहाँ पर क्या बात कही गई थी, किसके द्वारा, हेनरी मोजले के द्वारा। तो हेनरी मोजले का क्लासिफिकेशन क्या बोलता है, हेनरी मोजले का प्रयोग। अब हेनरी मोजले का प्रयोग सुनिएगा बेटा कि उन्होंने किया क्या था, एक बहुत बड़ा तत्व लिया था, बहुत बड़ा मतलब भारी तत्व लिया था, और यहां से क्या करवाया बेटा, बम्बार्ड करवाया था, किसका, हीलियम पार्टिकल्स का। हीलियम पार्टिकल्स की इसके ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया, बमबारी करवाना स्टार्ट कर दिया। जब यहां से बमबारी करवाना स्टार्ट किया तो बेटा यहां से क्या निकलने स्टार्ट हो गई, कुछ ऊर्जा निकलने स्टार्ट हो गई। अब ऊर्जा कैसे सर, है ना। सर मैं आपको बोल दूं कि सर आपके किसी प्रीवेयर ने आपको क्या कर दिया, थप्पड़ लगा दी, एक थप्पड़ लगाई तो आपको क्या आया, गुस्सा आया, है ना। गुस्सा आया तो आपने उसको गुर्राना स्टार्ट किया, अब गुर्राया और आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई, आप उसको गुर्रा के देख रहे हो, है ना। फिर क्यों मारा, कैसे मैं उसको वापस लगाऊं, मतलब कई सारी दिमाग में आपके वो चलती रहती है कि सर ये क्या करूं क्या ना करूं वगैरह वगैरह, है ना। चलो ठीक है, वही बात हो रही है कि अब ये नहीं देखना आपको कि आपके दिमाग में क्या चल रहा, मैं तो ये दिखवाना चाह रहा हूं कि जहां पर आपको थप्पड़ लगाई जा रही है तो वहां उस जगह पर क्या हुआ होगा। पहली बात सर वो बिल्कुल लाल टमाटर की तरह गाल आपका हो चुका होगा, है ना। दूसरी बात कि सर वहां पर हल्का हल्का सा गर्म हो गया होगा। अब जहां पर एक थप्पड़ लगाई है वहां पर 3-4 और थप्पड़ लगा दे, है ना, और इतनी 3-4 थप्पड़ लगाने के बाद आप क्या देखोगे, थोड़ा और लाल हो गया और हीट और जनरेट हो रही है और गर्म हो रहा है ना। अब 3-4 की जगह पर थप्पड़ी थप्पड़ लगाई जाए तो आप क्या करोगे कि सर अब हमारा जो गाल जो था वो सूजकर इतना बड़ा हो चुका है, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह हो चुका है ना। तो सर ये इतना बड़ा गाल हो जाएगा आपका। अब यहां से देखोगे तो बिल्कुल यहां से हीट जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी जो आपको बिल्कुल सहन नहीं होगी। तो सर यहां पर जो हीट जो थी बेटा वो क्या है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो ऊर्जा का एक रूप है। तो सर यही बात होगी जब यहां पर हाई फ्रिक्वेंसी की बहुत ज्यादा ऊर्जा की इसके ऊपर क्या करे, हाँ बहुत ज्यादा ऊर्जा की यहां पर बम्बार्डी करवाई जाए हीलियम पार्टिकल्स की, तो यहां से क्या करेगा बेटा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो सर यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी वो तो बाहर निकलेगी, और यहां बाहर निकलेगी तो उन्होंने क्या क्या दिया कि सर 2 ग्राफ बना दिए, 2 ग्राफ बनाए थे। एक तो बनाया था किसके बीच में, परमाणु भार और रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में, या फिर कह सकते हो कि सर एनर्जी के बीच में, है ना। तो सर इनके बीच में जो ग्राफ बनाया था, तो जनरली ये जो ग्राफ आया था अपना, ये ग्राफ कैसा था बेटा, एक डिसकंटिन्यूअसली ग्राफ था। तो इनको मिलाने पर देखा कि हाँ स्ट्रेट लाइन आ सकती है। तो वही इन्होंने क्या कर दिया, दूसरा काम कि सर एक और ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दिया। जो ग्राफ था बेटा वो परमाणु क्रमांक और दूसरा द रूट ऑफ म्यू, मतलब आवर्ती, जो ये आवर्ती की बमबारी करवाई थी उनके बीच में जो ग्राफ बनाना स्टार्ट किया बेटा। तो अब जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था, एक स्ट्रेट लाइन आई थी। तो सर यहां से अपना काम हो चुका। हेनरी मोजले का प्रयोग जो सबसे बड़ा प्रयोग कह रहा था बेटा, इन्होंने क्या कर दिया कि सर यहां पर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की, अब मतलब ये जो ग्राफ आ रहा था इन ग्राफ को कंटिन्यूसली इसने क्या कर दिया, बढ़ाता स्टार्ट कर दिया कि सर ये वास्तव में
एक स्ट्रेट लाइन आ रही कि नहीं आ रही। तो लगातार जैसे मान लो कि पहला ये था, एक एलिमेंट था ए एलिमेंट के जो ग्राफ आया था तो पहला यहाँ पर, दूसरा एक और बी ए को हटाया बी लगाया तो दूसरा ग्राफ यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। तो ऐसे इनकी रीडिंग आती गई और सबको मिला दिया तो मिलाने पर क्या प्राप्त हुआ, हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त हो गया। तो जो सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त हुआ तो इससे क्या लगा कि सर उन्होंने कहा कि सर ये जो होगा कि परमाणु भार के ऊपर भौतिक गुण कभी भी निर्भर नहीं करते, वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक के ऊपर निर्भर करते हो। वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, एक नया नियम दे दिया। क्या बोले कि सर किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के ऊपर, परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं होते, जबकि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये किसने बात कही थी, हेनरी मोजले ने कही थी। बस इतना कहकर वो भाई साहब क्या हो गया, दूर भाग गया। बराबर। अब जब ये दूर भाग गया तो अब तत्वों के बारे में तो अध्ययन करना ही करना है। अब तत्वों को कैसे याद रखा जा सकता है, ये बड़ी समस्या थी हमारे सामने। तो तत्वों को याद रखने के लिए जनरली अब कौन आ गया बेटा, नील्स बोर आ गया। अब नील्स बोर ने करना क्या स्टार्ट कर दिया बेटा कि कुछ ताश की गड्डियां लेना स्टार्ट की, और ताश की गड्डियों को क्या करते, दीवार के ऊपर लगा दी लगातार, है ना। अब लगातार तो उन्होंने क्या कर दिया कि जहां पर एक तत्व आ रहा था, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, देखो समझने की कोशिश करना, क्या समझा, क्या बता रहा हूं मैं, है ना। क्या क्या बेटा कि सर यहां पर मान लो लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरोन आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तो डिस्कवर हो गई बेटा, वापस क्या आ गया, सोडियम आ गया, है ना। तो सर इन्होंने क्या कर दिया कि ताश की गड्डियों को मान लेते कि यहां पर एक इक्का, ये दूसरे ताश की गड्डी, ये ऐसे लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जहां जहां पर सेम थे, जिनके गुणधर्म सेम थे, उन ताश की गड्डियों को जो सेम कलर के थे, सेम चीज के थे, उनको क्या कर दिया बेटा, ये ऐसे उसके नीचे रखना स्टार्ट कर दिया। नीचे रखने के साथ अब वहां पर क्या करना स्टार्ट किया बेटा, उनके ऊपर परमाणु क्रमांक लगाना स्टार्ट कर दिया, है ना। लेकिन लगाया तो वो भी क्या हो गया बेटा, सटीक काम नहीं बैठा था उनका, है ना। बिल्कुल एक डिस्टर्ब सारणी प्राप्त हुई थी, लेकिन फिर भी नील्स बोर का काम चल रहा था, है ना। आपने नील्स बोर का नाम तो सुना होगा ना। इस भाई साहब ने खूब सारे कांड किए, मतलब खूब सारे काम किए, है ना। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है परमाणु, पढ़ा नहीं पढ़ा, परमाणु संरचना। पूरे चैप्टर में जो कंट्रीब्यूशन जो जाता है वो नील्स बोर का जाता है। परमाणु संरचना, परमाणु, पूरे हाइड्रोजन के बारे में जितनी जो नॉलेज थी बेटा वो किसने दे दी, नील्स बोर ने दे दी। नील्स बोर ने हाइड्रोजन के परमाणु त्रिज्या के बारे में बता दिया, परमाणु आयतन के बारे में बता दिया, परमाणु की ऊर्जा कितनी होती है वो बता दिया। मतलब सारी की सारी जानकारी बंदे ने दे दी। इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट वर्ड दे दिया था, वो कौन सा था, क्वांटम। क्वांटम भी किसने वर्ड दिया था, नील्स बोर ने दिया था बेटा। नील्स बोर ने जो क्वांटम वर्ड दिया था उसके आधार पर उसने एक क्वांटम नंबर दिया था जिसका है मुख्य क्वांटम संख्या। और मुख्य क्वांटम संख्या पर जो बेस है बेटा वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो पूरी की पूरी जो बेस है वो बेटा किसके ऊपर बेस है, बिल्कुल किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर बेस है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना होते तो आज कुछ भी ना होता। बात समझ में आ रही बेटा। तो इस प्रकार इन्होंने क्लासिफाइड किया था और क्लासिफाइड करने के बाद काम इसका खत्म हो चुका था, है ना। अब देखिएगा कि नील्स बोर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। जहां जहां पर इन्होंने ताश की गड्डी रही थी उनको एकदम सेटअप किया। सेटअप करने के बाद काम हुआ था। जैसे कि हम प्रतीत है बेटा कि जहां पर हेनरी मोजले ने एक्सपेरिमेंट करके ये बात बताई थी, उन एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनका जो काम था, तो आज जो पीरियोडिक टेबल इसका नाम है बेटा नील्स बोर बरी रैंक वर्नर आवर्त सारणी, ये इसका पूरा नाम है ना। देखो मैं लिखता हूं क्या है, बोरबरी रैंक वर्नर आवर्त सारणी। अब इसमें कौन कौन क्या क्या सुनेगा कि सर बोर जो था ये खुद था और इसी ने क्या किया है, तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकृत किया था। जबकि बरी क्या है, ये तो इनका क्या बेटा, शिष्य था, बस काम किया था। गुरु का नाम आया है, शिष्य का नाम नहीं आया, ठीक है। अब रैंक और वर्नर ये पूरा एक बंदा है। इन्होंने क्या किया था बेटा, आवर्त सारणी का स्वरूप दिया था। क्या किया था, आवर्त सारणी का स्वरूप दिया था। अब आवर्त सारणी का स्वरूप कैसे, आप लोग करते हो ना, कुछ इस प्रकार की सारणी बनी होगी, देखी होगी आप लोगों ने, है ना। 10th क्लास के चैप्टर में ऐसे बना होगा ना, कुछ ऐसा ऐसे करके था, कुछ याद हो तो आप लोगों को, है ना। ये किसने दिया था स्वरूप बेटा, ढांचा किसने बनाया था, हाँ वर्नर ने बनाया था,
ठीक है, वर्नर साइंटिस्ट था, इसने बनाया था। तो ढांचा देने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा इसके अंदर सेटअप कर दिया। तो ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा आधुनिक आवर्त सारणी में जो मेन जो कंट्रीब्यूशन जो जाता है बेटा, वो किसका जाता है, नील्स बोर का जाता है बेटा। ठीक है, तो सर आज अपने जो इतनी बताई है वो हिस्ट्री खत्म हो जाती है ना। तो ध्यान रखना कि आप जितनी आप पढ़ोगे कि सर इसके अंदर 7 आवर्त तो होते हैं, 7 आवर्त के साथ में 18 वर्ग होते हैं। ये पूरा का पूरा वर्नर ने डिवाइड किया था, लेकिन इसके अंदर फिल किसने किया था, बोर ने किया था। ठीक है बेटा, ये इतनी हिस्ट्री को आपको क्या करना बेटा, रिकॉल करके रखना है। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताइएगा, है ना। बाकी है बेटा, इसके जो इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन की बात होगी मैं आपको देता रहूंगा। इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि हेनरी मोजे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, जो ग्राफ बनाया था वो परमाणु क्रमांक और आवर्ती के वर्ग के मध्य बनाया था। इसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी के अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप क्या करोगे बेटा कि एक बढ़िया सा पेपर ला के रखना जिसके ऊपर अपन आवर्त सारणी बनानी है। ठीक है बालक, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।